नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय ग्वालियर चंबल संभाग सवर्ण और दलित राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। यद्यपि इसकी शुरुआत हुई है हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के विवाद से, और अब यह विवाद पहुंच गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो एक यात्रा निकलनी है, पद यात्रा जो दिल्ली से मथुरा तक आनी है, उसका विरोध भी शुरू हो चुका है। आज हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़ी गहन गंभीर चर्चा करने वाले हैं और जो आसन्न खतरे हैं, जो आने वाले खतरे हमें दिखाई दे रहे हैं, उस पर वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी से भी चर्चा करेंगे। ज़्यादातर विवाद ग्वालियर से शुरू होता है, भिंड तक पहुंचता है, मुरैना तक पहुंचता है, यानी इस पूरे विवाद ने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को अपनी जद में ले लिया है। मैं पहले थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं कि इसके पहले एक बार दलित समुदाय ने, दलित लोगों ने 2018 2 अप्रैल को भारत बंद किया था और इसका सबसे विपरीत, सबसे कहना चाहिए अशोभनीय असर हमें ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिला था, जहां सवर्ण और दलित बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। फायरिंग हुई थी, काफ़ी उपद्रव हुआ था और कहा यह जा रहा है कि लगभग 7 लोग उस समय मारे गए थे। इन 7 में 5 दलित समाज के लोग थे। क्या वही चीज़ें फिर दोहराई जाने लगी हैं? क्या ये वोट की राजनीति है? क्या आखिर हो क्या रहा है ग्वालियर में? बड़ी चिंताजनक स्थिति है और मध्य प्रदेश सरकार को जो करना चाहिए वो अभी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नई चिनगारी लगी है वो कैसे लगी है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग रही थी, वो विवाद चल ही रहा था, तभी ग्वालियर के एक वकील हैं अनिल मिश्रा साहब, उन्होंने ये कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर तो उन्होंने तो संविधान लिखा ही नहीं है, और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो हम अपने इस चैनल पर नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब को उन्होंने ना केवल अशब्द बोले, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब को मानते ही नहीं हैं, उनका कोई योगदान ही नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद निश्चित तौर पे क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी और भीम आर्मी ने ये घोषणा कर दी कि हम 15 अक्टूबर को अनिल मिश्रा को 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे। इससे तनाव पैदा हो गया। एक तरफ सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे होने लगे, दूसरी ओर दलित समाज के लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ग्वालियर जिला प्रशासन का, वहाँ के जो एसएसपी हैं, कलेक्टर हैं, इन लोगों ने दोनों पक्षों को बिठाया और दोनों पक्षों को बिठा के जो अप्रिय स्थिति 15 तारीख को होनी थी उसे बड़ा मुश्किल से टाला। इसके बाद भी प्रशासन इतना आशंकित था कि 15 अक्टूबर को ग्वालियर के सारे स्कूल बंद करने पड़े। आप अंदाज लगाइए कि अंदर ही अंदर कितना अंडर करंट था। एक दूसरा विवाद आ गया कुछ दिन बाद, केवल 5-6 दिन बाद, दिवाली का मौका था। भिंड में एक छोटा सा वो था कि एक बरुआ समाज के व्यक्ति ने एक दलित समाज के व्यक्ति को अपना ड्राइवर रखा था, वो ड्राइवर नौकरी छोड़ के चला गया। उन 2 परिवारों में या 2 व्यक्तियों में मामूली झगड़ा था, लेकिन इसे भी सामाजिक तूल दे दिया गया और ये कहा गया कि वो जो दलित समाज का युवक है उसने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने उसको बाकायदा पेशाब पिलाई, उसको मारा गया है, उसका अपहरण किया गया है, उसको जातिगत गालियां दी गई हैं और इसे लेकर एक चिनगारी फिर भड़क गई भिंड के अंदर। और हमने ये देखा कि भिंड में ये जो चिनगारी भड़की थी, मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। भीम आर्मी के जो युवक हैं वो वहाँ कायदा थाने परिसर में खड़े होके पूरे ब्राह्मण समाज को मुर्दाबाद की गालियां दे रहे थे। बीजेपी मुर्दाबाद, मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो विजुअल दिखाता हूँ, जो विजुअल हमने अभी कुछ दिन पहले ही दिखाए थे अपने यहाँ। ये भिंड में उस थाने के विजुअल हैं जहाँ पर खुलेआम एक समाज को दूसरे समाज के लोग मुर्दाबाद बोल रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। देखिए आप। इस लोकतंत्र भारत में एक भारत विरोधी कृत्य होता है तो यहाँ का प्रशासन ये बातें सुन ले और हमारी आखिरी मांग है। और इतने लोग इस थाने पर खड़े हुए, आप लाठियां बरसा देना या फिर और ब्राह्मणों को बुला लेना। जब तक इन लोगों का जुलूस नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इस थाने से हटने वाले नहीं है। चाहे सोनू बरुआ हो, चाहे आलोक बरुआ हो, उस करुआ को रोड पर नंगा घुमाओ तो हम लोगों की भावनाओं को हाथ मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भिंड प्रशासन मुर्दाबाद, भिंड पुलिस शर्म करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो। जय भीम।
अब इस क्रिया की भी प्रतिक्रिया हुई है और भिंड के गांव-गांव में ब्राह्मणों ने और सवर्ण समाज के लोगों ने बाकायदा पंचायतें की हैं और उनने कहा है कि हम इस वर्ग के लोगों से कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना इनसे व्यवसाय करेंगे, ना इनको नौकरी पर रखेंगे, ना इनसे संवाद करेंगे। आप सोचिए, हमारा ये समाज, हमारा ये देश, हम सब एक, और उसके बाद में इस तरह की मीटिंगें हुई हैं वहाँ पर। मैं आपको वो वाले जो पंचायतें हुई हैं वो विजुअल भी दिखाता हूँ, किस तरह से लोगों ने पंचायत करके एक पूरे समाज के बहिष्कार करने की बात की है। ये भी सही नहीं है, हम इसे भी उचित नहीं मानते, लेकिन आपको विजुअल दिखाना हमारी मजबूरी है। सवर्ण समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई सरोकार जैसे जरूरतों पर पैसों का लेन देन, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से पारित करते हैं। आज ये महापंचायत सभी ने अपने क्षेत्र में जल्द ही जिले स्तर पर हम सभी समस्त सवर्ण समाज के साथ जिले में महापंचायत कर मीटिंग कर निर्णय लेंगे। आपको मैंने ये विजुअल दिखाए किस तरह से एक सवर्ण समाज के लोग दलित समाज के लोगों के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। अब इस आग में भी हमारे अनिल मिश्रा जी मतलब कहना चाहिए तेल डालने पहुंच गए और वे भिंड पहुंच गए। भिंड में उन्होंने कहा कि बरुआ समाज के लोगों पे जो ST/SC की धाराएं लगी है वो गलत लगी हैं। उन्होंने बाकायदा पुलिस से बहस की और पूरे कानून की जानकारी दी उनने। यद्यपि वे नहीं जाते तो और शांति होती, लेकिन उनका पहुंचने का मतलब है एक वर्ग को ताकत मिली। मैं आपको दिखाता हूं, ये 2 दिन पहले का है जब अनिल मिश्रा साहब जो लगातार सवर्ण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं ग्वालियर में, वो वहाँ पहुँच गए और उनने जो किया वो भी देख लीजिए आप। मेन मुद्दा ये है कि इस तरह के जो SC/ST एक्ट के तहत अवैधानिक अनैतिक पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर रहा है सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ, उसके तहत अब ये आया कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी को ना तो जेल भेजें और ना सीधे अरेस्ट करें। आप पहले जांच पड़ताल करें, तब FIR करें। अगर FIR कर भी लेते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही किसी को जेल भेजें, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। SC/ST एक्ट में आपके पास क्या एविडेंस आती है? एक आदमी से परिवार कोई बात हो जाती है तो वो SC/ST एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। ये पुलिस प्रशासन जानता है। लेकिन पुलिस प्रशासन सनातनियों, क्योंकि हम लोग ना तो अभद्र व्यवहार करते, ना आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ, ना थाने का घेराव कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर या देवी देवताओं के विरुद्ध गालियां दी जाएं या सनातनियों पर सवर्णों पर कोई केस लगाए जाएं, OBCयों पर केस लगाए जाएं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि यह पुलिस प्रशासन कम से कम हमारे अगर अभ्यावेदन आवेदन आते हैं उन पर गंभीरता से विचार करे और उन केसों में अगर वाकई में सत्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, अन्यथा उन केसों को निरस्त करें, FIR लगाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है लाहौर के केस में, जो रवो का केस है उसमें, कि 1 घंटे में FIR करेंगे, एविडेंस चेक कर रहे हो। दूसरा, जितने केस हैं उनमें अभ्यावेदन पर जांच करके उसमें भी अगर FIR लगती है तो वो लगाएंगे। ये आश्वासन। सुरपुरा में क्या प्रोग्राम है? क्या सुरपुरा हम जाएंगे, उन्हें साहस देंगे कहीं, और हम उनसे और आप सभी से आपके साहस के द्वारा ये कहते हैं, आप सब लोग साथ हैं कि हम उसमें पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालयीन जो प्रक्रिया है उसे भी मैं और मेरे साथी लोग ही लड़ेंगे। हमें उसमें कोई वकीलात नहीं, हम वकील जरूर हैं, लेकिन हम एक घर और परिवार की दृष्टि से कर। तो क्या आप निर्दोष मानते हैं उन लोगों को? बिल्कुल 100% सभी SC/ST एक्ट के केस जितने होते हैं 99.99% वो सब फर्जी होते हैं। इसीलिए आप अगर गूगल पे कभी डाटा निकालेंगे तो 99% केसों में हमेशा
बरी हुआ है आदमी, किसी को सजा नहीं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर जो अवध टिप्पणी करी है उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। वो हमेशा धार्मिक भावनाएं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। पुलिस प्रशासन दबाव में रहता है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता। और जो सत्ता पक्ष है वो वोट की राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उन पर पुलिस प्रशासन के को रोकता है कि कार्रवाई न की जाए। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज हो, अरे मेरे को देखो ना, मेरे अगेंस्ट तो पूरे कम से कम 10 लाख पड़े होंगे, गाली, झूठे, फलाना ढिमाका, जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी, फिरौती देंगे, वो सुपारी देंगे। कौन सी आज तक FIR हुई? बल्कि उल्टी 3 FIR में भुगत रहा हूँ, एक मुंबई में, एक नागपुर में, एक ग्वालियर में। लेकिन मैंने कह दिया है कि अब हर जिले में एक FIR करो, मैं मानूंगा। थाने में खड़े होकर ब्राह्मण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाए, उस पर क्या उन्होंने? उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करते कार्रवाई तो ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सनातनी निकल के इस सत्ता को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को विशेषतः उसका जवाब देगा। और अगर हमारी पुलिस प्रशासन इसमें निष्फल होता है, अगर बलहीन है, तो हम में इतना बल है कि अगर सिर से ऊपर बात निकल चुकी है तो हम बल से भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये मामला भी चल ही रहा है, ये सारा दलित स्वर्ण समाज का मामला चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच में एक चीज़ और हुई है, और वो हुई है तो धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक की यात्रा निकाल रहे हैं। उनके एजेंडे में जहां एक और हिंदू राष्ट्र की बात है, वहीं दूसरी ओर वे चाहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। ये उनका एजेंडा है। इस एजेंडे को लेकर पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में जो एक OBC वर्ग है, जो कहीं ना कहीं भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, दामोदर यादव जी, कल उनने पत्रकारों को बुला के कहा कि ये जो कथावाचक हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों, प्रदीप मिश्रा हों, जो भी जिस तरह ये सारे कथावाचक जो है, ये समाज को तोड़ रहे हैं और देश को तोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का एक बयान दिया है। ये दामोदर यादव जी का कल हमने वीडियो बुलवाया, वो आज हमारे पास हैं, हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार हमारे देवश्री माली जी। अभी मैं उनको जोड़ूंगा और उनसे सब चीज़ों को समझूंगा। उनने ये वीडियो भेजा है, जरा दामोदर यादव जी का ये वीडियो देखिए आप। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप ही बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आपने देखा, मतलब कुल मिलाकर कोई भी मौका, यदि आपके व्यक्तिगत भी कोई विवाद है, उससे भी सामाजिक विद्वेष का मतलब रंग देने की कोशिश हो रही है। द्वेष भावना भड़काई जा रही है। दोनों वर्ग के लोग अपने अपने वर्ग को उकसाने में लगे हैं। आखिर क्या होगा ग्वालियर में? हम पहले ही पिछले मतलब कह सकते हो आप 6-7 साल पहले अपने 7 लोगों को खो चुके हैं। इतना बड़ा उपद्रव वहाँ मचा था। तो कि ये केवल सामाजिक विद्वेष है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? आखिर ये क्यों हो रहा है? और इसके लिए ग्वालियर चंबल संभाग को क्यों मतलब चयन किया गया है? वहीं पर ये क्यों हो रहा है? इन तमाम सारे मुद्दे को आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश नहीं, देश के बड़े पत्रकार हमारे मित्र देवश्री माली जी से। और ये केवल एक सहयोग है या षड्यंत्र, इसको समझेंगे। देव भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। देव भाई, मैंने भूमिका बनाई है। निश्चित तौर पे मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है, आपका भिंड में हुआ है, मैं भोपाल में हूँ, आप ग्वालियर में हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को देख के अंदर से हिल जाते हैं कि हमने उस ग्वालियर में देखा है जब हम दलित लोगों के घर भोजन किया करते थे, साथ खेलते थे, पूरा जीवन हमारा, मतलब हमें कभी कल्पना नहीं थी कि हम दलितों का इस तरह का माहौल बनेगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे माहौल पर देव भाई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में जो सामाजिक समरसता है वो पूरे देश से सबसे अलग है और हमेशा से मानी जाती थी। चाहे वो आजादी के पहले का मामला हो या आजादी के बाद का मामला हो। यहाँ तो शहरिया आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में भी सवर्ण समाज के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। चाहे दलितों का भी मामला ले तो उन्होंने भी काम किया था। और ये यहाँ नहीं रहा। हालांकि
ये बात अपनी जगह सही है कि सारी जो ग्वालियर चंबल संभाग है यानी 34 विधानसभा सीटें अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो यहाँ लगभग 90% सीटों पर अगर किसी एक वर्ग का सर्वाधिक वोट देखेंगे तो वो दलित वर्ग आता है। कुछ शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी जो चाहे ग्वालियर पूर्व हो या ग्वालियर दक्षिण हो, अगर हम वहां भी देखेंगे तो वहां भी उनकी निर्णायक स्थिति रहती है। यही कारण है कि दलित राजनीति जब शुरू हुई देश में तो उसका सबसे बड़ा केंद्र ग्वालियर चंबल संभाग ही बना। पहले अगर हम देखें तो यहाँ जो बाबू जगजीवन राम थे उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत थी, उनका जो समता न्यास है वो भी यहाँ रहा। जब बाबू जगजीवन राम की मूर्ति देश में गिनी चुनी जगह पर लगी होगी, लेकिन ग्वालियर में भी उनकी एक मूर्ति लगाई गई। और उसके बाद जब अब हम थोड़ा रवि थोड़ा बैक में जाएंगे कि जब कांसीराम भारतीय राजनीति में आए तो कांसीराम ने सबसे पहले जो अपनी संस्था बनाई वो बाम सेफ थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के सहारे उन्होंने पैर जमाना शुरू किए थे। और उस समय भी उनका जो एक मूल अड्डा हुआ करता था वो भिंड ही हुआ करता था। मेरी उनसे अनेक बार मुलाकात हुई। हमारे एक मित्र थे शौकीन गोयल, जो कार्टूनिस्ट भी थे और भारत सरकार की सेवा में भी थे, उनके यहाँ आना जाना था और तब से लगातार मेरी उनसे बातचीत होती रही। फिर उन्होंने बामसेव बनाई और उसके बाद बामसेव के बाद DS4 बनाई और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो चौंकाने वाली एंट्री की थी लोकसभा चुनाव में वो भिंड में ही की थी और भिंड में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ाया और उसमें एक शानदार प्रदर्शन किया था। और उसके बाद कहानी आप सबको पता है। तो वहां से दलितों को संगठित होने का काम भी शुरू हुआ और थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी कटुता बिल्कुल नहीं थी। राजनीतिक विचार थोड़े अलग होते रहे लेकिन कटुता नहीं रही। ये कटुता दरअसल 2018 या और उससे थोड़ा पहले शुरू हो गई थी जब इसको राजनीति की भट्टी में जलाने का काम शुरू किया गया विभिन्न कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा। और 2 अप्रैल 2018 को जो ग्वालियर में अप्रत्याशित घटना हुई जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, उसमें दोनों हिंसा हुई। जो जुलूस निकले दलित समाज के, उनके द्वारा जो तोड़फोड़ की गई, उनके द्वारा जो लोगों के साथ अभद्रता की गई और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया हुई जैसा कि आपने कहा जिसकी आग पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में फैली। ग्वालियर में 2 लोगों की हत्या हुई, भिंड में हुई, मुरैना में हुई और इसके बाद ये जो आंदोलन, ये जो कहना चाहिए हिंसा पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और फिर उसके बाद जो है जब चुनाव आए तो उसके परिणाम भी देखने को मिले। आप देखेंगे कि जो 15 साल से सरकार मध्य प्रदेश में चल रही थी, जब 2018 का 19 में चुनाव हुआ तो उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग के में से जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरह से साफ हो गई। उसका कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का इस आंदोलन में चाहे सवर्णों का हो या कोई हो सीधे कोई संबंध है भी नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी तब भी और अब भी अपने समर्थकों को इसमें नियंत्रित करने का काम नहीं कर पाती। भाजपा कुछ और बोलती है या संघ कुछ और बोलता है और वो सही बोलता है जो उनकी मंशा है, लेकिन उसके समर्थक जो पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो प्रचार करते हैं वो ध्रुवीकरण करते हैं। तो उसके कारण जो दलित वर्ग है वो उनसे दूर होता चला गया। और 34 सीटों में अगर हमने एक सर्वे उस समय किया था तो दलितों का ज्यादातर सीटों पर, यानी केवल ज्यादातर क्या कहे, केवल एक विजयपुर सीट ऐसी थी जहां दलितों ने तत्कालीन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे रामनिवास रावत उनको वोट नहीं दिया था। लेकिन बाकी सभी जगह पर 33 सीटों पर दलितों का वोट जो बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं गया था, कांग्रेस पार्टी को गया था। बहुजन समाज पार्टी को वही वोट गया था जहां जीतने की पूरी संभावना थी। लेकिन ये जो है खाई बढ़ती चली गई। अब ये स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अंबेडकर की प्रतिमा से जो विवाद शुरू हुआ वो केवल बार एसोसिएशन का विवाद था, वकीलों के बीच में मतभेद था और जो दलित और पिछड़ा वर्ग के एडवोकेट थे वो वहां चाहते हैं कि वहां अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। इसको लेके वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश से मिले।
चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने उनसे कहा कि आप इसके लिए फंड कहां से उपलब्ध कराओगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने आपस में चंदा करके प्रतिमा लगाएंगे, और फिर उस प्रतिमा को स्थापित करने का एक तरह से ऑर्डर हुए, वहां स्टैच्यू बना। लेकिन जब प्रतिमा स्थापित करने का समय आया तो दोनों में टकराव हो गया। जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति प्रकट की और वहां विवाद शुरू हो गया। इसके बाद इस पूरी की पूरे जो लड़ाई थी बार एसोसिएशन से निकल के सड़क पे आ गई, और ये सवर्ण वर्सेस दलित लड़ाई शुरू हो गई। और इसमें एक एंट्री हुई, वो हुई अनिल मिश्रा की, और अनिल मिश्रा ने अंबेडकर के अस्तित्व को ही नकार दिया कि उन्होंने कोई संविधान में बनाने में उनका कोई योगदान है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिन अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका हम इस्तेमाल कम से कम यहाँ नहीं कर सकते सार्वजनिक जगह से। और इसके बाद जो है वो शब्द जो है ना, उनके बाद उनके समर्थक कहे या कोई कहे, वो लगातार दोहराने लगे। अगर हम सोशल मीडिया पोस्टों का अवलोकन करेंगे तो उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। तो वो हालांकि बीजेपी के फ्रंट पे नहीं है, लेकिन बीजेपी के वो समर्थक हैं, तो उनके मन में ये भावना जाती है। तो ये मामला लगातार ऐसे बढ़ता चला गया और जो अभी आंदोलन की रूप में ले लिया। चूंकि जो रावण की जो भीम सेना है, वो सेना भी लगातार आक्रामक राजनीति कर रही है। और कहा जाता है कि 2018 के आंदोलन के पीछे भी यही भीम आर्मी ही थी, और लेकिन वो तब गोपनीय ढंग से काम करती थी। लेकिन अब वो सड़क पर उतर आई है और एक ताकतवर के रूप में, खासतौर पर जितने भी युवा हैं दलित के, वो सारे के सारे उसके साथ बिल्कुल इंटरेक्ट हो गए और वो एक तरह से आक्रामक स्थिति में सड़क पर उतरने को तैयार रहते हैं। तो इसके कारण ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि इससे ग्वालियर चंबल संभाग की समरसता खराब हो रही है और जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है। ठीक है कि ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं और एसएसपी हैं, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले दलित संगठनों से बातचीत की, क्योंकि दलितों के कारण ही ये पिछली बार 2018 में ग्वालियर जला था। तो उन्होंने उनको बातचीत करके उनको मना भी लिया, और पहले ही लगभग 48 घंटे पहले, बल्कि और पहले, इस आंदोलन को वापस कराने की उनसे सार्वजनिक बयान भी जारी करा दिया और घोषणा भी करा दी। लेकिन जिन्होंने आह्वान किया था वो विड्रॉ हो गए, लेकिन अनिल मिश्रा अपने स्टैंड पर अड़े रहे और उनसे लगातार जो है धारा 163 लागू होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने की बात की, उन्होंने अखंड रामायण करने की बात की, उन्होंने हनुमान चालीसा करने की बात की, जिसके दृश्य हम लोगों ने टीवी पे देखे हैं। और अब जब अन्य मामला देव भाई, मैं एक जानकारी आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरी भूमिका में आपका निष्कर्ष यह है कि दलित राजनीति प्रभावी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। तो आज की तारीख में इस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी और संघ की भूमिका क्या है, इसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। देखिए, भूमिका उनकी तो कोई है नहीं। ना तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा माहौल बने, और ना ही संघ तो कतई नहीं चाहता। वो तो लगातार बोलते भी रहते हैं कि वो ऐसा माहौल बने। और ये अनिल मिश्रा के पीछे कौन है? अब ये बात अभी तक मैंने कहा ना आपको कि अनिल मिश्रा के पीछे कौन है, ये बात साफ नहीं हो रही। लेकिन अनिल मिश्रा के पीछे जो लोग खड़े हैं, उन लोगों में से ज्यादातर के संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि सवर्णों का एक बड़ा वर्ग जो है ना, अगर खास तौर पर कहें हम तो ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये आंदोलन में जो मैं नजदीकी से देख रहा हूं, तो ये दो तरह से चल रहा है। एक तो जो आंदोलनकारी हैं वो भारतीय जनता वो जो है ना, इसमें दलितों में जाटवों को अलग करके हरिजनों को बाकी दलितों को अलग करना चाहते हैं। और दूसरा उनकी जो भूमिका, लेकिन ये हो इसलिए नहीं सकता कि ये अंबेडकर से जुड़ा मुद्दा है, और अंबेडकर को केवल जाटव समाज ही नहीं प्यार करता, इसलिए करता, बाकी जो दलित समुदाय के लोग हैं वो भी करते हैं, आदिवासी भी करते हैं। क्योंकि अंबेडकर के नाम पर ही कांग्रेस इतने साल तक अपनी इस वर्ग में घुसपैठ करके रख पाई थी। और अंबेडकर के लिए जो बीजेपी है, उसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया,
बड़ा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की, सामाजिक समरसता करने की कोशिश की। कुशाभाऊ ठाकरे के समय से ये चला आ रहा है और उसी का नतीजा निकला कि बड़ी संख्या में आदिवासी तो बीजेपी में शिफ्ट हो ही गए। हरिजनों ने भी, दलितों में भी बड़ी कई सारी जातियों ने बीजेपी के साथ जुड़ने का काम किया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब अंबेडकर पर सीधा हमला कर दिया गया तो यह दलित समाज भले ही सामने न दिखाई दे लेकिन अंदर अंदर एकजुट दिखाई दे रहा है। जाटव समाज जागरूक भी है, पढ़ा लिखा भी है, नौकरियों में भी है, तो उसके कारण उनकी भूमिका सामने दिखाई देती है। लेकिन अंबेडकर को सिर्फ जाटव समाज मानता है, ऐसा सही नहीं है। जो मुझे लगता है कि पूरा ही दलित और आदिवासी है, वो उनके लिए अंबेडकर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस आंदोलन से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होने की संभावना है, क्योंकि 2018-19 के रिजल्ट में हम लोग इसको देख चुके हैं। अरे और देव भाई, उसके बाद उपचुनाव। देव भाई, मैं आपसे जी। ये भी समझ रहा हूँ कि ये दोनों वर्गों में, चाहे वो दलित वर्ग हो या वो सवर्ण वर्ग हो, दोनों में समझदार लोग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग हैं। क्या ये लोग अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी देख रही है उसका नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ दलित नेता के रूप में लाल सिंह आर्य को काफ़ी आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में भोपाल में सब आ रही होगी। इसके बाद भी ये सरकार में बैठे हुए लोग या संगठन में बैठे हुए लोग दोनों वर्गों को एक करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो सवर्ण है, और सवर्ण वोटर ही नहीं, सवर्ण लीडर भी है उनके, तो वो उनको नाराज किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहते। आपको याद होगा कि इसको पेच रिपेयरिंग करने के लिए शिवराज सिंह को एक बयान देना पड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं करेगा। इसका नतीजा ये निकला था कि 2018 के चुनाव में सवर्ण भी बीजेपी से दूर हो गए थे और दलित भी बीजेपी से दूर हो गए थे। वो तो केवल आरक्षण का मामला था, क्योंकि आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत ही भीम आर्मी ने वो प्रदर्शन किया था जिसमें वो हिंसा हुई थी। लेकिन अब वो मामला वहां से बढ़ के अंबेडकर के अस्तित्व पर ही आ गया है, संविधान के निर्माण पर ही आ गया है। अभी जब ये आंदोलन चल रहा था तो एक दलित संगठन के नेता जो इस आंदोलन की भूमिका में थे, हमने उनसे पूछा कि भाई, उन्होंने बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर BN राव ने संविधान बनाया था तो पुतले जलाने का काम सवर्ण वर्ग को तो BN राव के पुतले जलाना चाहिए, अंबेडकर जी के पुतले क्यों जलाते हैं? तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उनका कहना यह था कि भाई, आरक्षण का विरोध सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग करते हैं। सारे उनका भी कहना है कि सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से आरक्षण का विरोध करते हैं। तो जो लोग विरोध करते हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं। संविधान का विरोध सिर्फ उनका इसलिए विरोध है कि उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। तो जब आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर ने की ही नहीं, क्योंकि संविधान अंबेडकर ने बनाया ही नहीं, तो जब अंबेडकर ने नहीं बनाया, जैसा कि उनका कहना है कि संविधान तो BN राव साहब ने बनाया, तो BN राव साहब ने बनाया तो आरक्षण भी तो उन्होंने दिया, तो फिर या तो वे उसका विरोध करें या उसका सम्मान करें। अगर उसका विरोध करना है तो BN राव का विरोध करना पड़ेगा। तो उनका एक तर्क ये भी था। तो देव भाई, मैं अब ये समझता हूं कि ये जो विद्वेष फैल रहा है दो वर्गों में, पूरी तरह से ग्वालियर चंबल संभाग दो वर्गों की राजनीतिक साजिश का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है। आपको क्या लग रहा है, ये हालात सुधरेंगे, बिगड़ेंगे, या कोई बहुत बड़ी अप्रिय स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। अप्रिय स्थिति बहुत बड़ी भले ही ना हो, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में आती रहेगी, क्योंकि 2018 के आंदोलन के बाद से वो एक सहसा आंदोलन था जो आकस्मिक रूप से हुआ था और बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण भी था, बहुत हिंसक भी था। जो चूंकि उसकी शुरुआत दलित वर्ग की तरफ से हुई थी, तो ये कसक ग्वालियर चंबल संभाग के जो सवर्णों की के लोग हैं उनको हमेशा से रही थी। उन्होंने उसका बदला लेने का उसके बाद लगातार प्रयास भी किया। आप देखेंगे कि भिंड जिले में कई जगह जातीय संघर्ष हुए, मुरैना जिले में कई जगह जातीय संघर्ष हुए, ग्वालियर जिले में भी कई जगह जातीय संघर्ष हुए। तो वो तो सामूहिक किस्म के थे, घर जलाए गए, ये किया वो। लेकिन धीरे धीरे करके वो मामला एकदम शांत हो गया था और स्थिति पटरी पे आ गई थी।
अब एक बार फिर वो उबाल पर आ गई है। तो जिस तरह की घटना ग्वालियर भिंड में हुई अभी, अब हर घटना को इसी तरह का रंग दिया जाएगा, चाहे वो दलितों की तरफ से हो और चाहे वो सवर्णों की तरफ से हो। बड़े दुखद और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह की शपथ वहां दी गई और उस पर अभी तक सरकार या पार्टी राजनीतिक दलों द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, ये एक चिंता की बात है। क्योंकि ये टीवी पर देखने में शपथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात भी सही है कि गांव में अगर खेती कराना है तो आपको दलितों की मदद लेना पड़ेगी, नहीं तो खेती करना मुश्किल हो जाएगी। और देव तमाम भाई, सारी जो चीजें। देव भाई, मैं अब जी। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः धीरेन्द्र शास्त्री वाले मुद्दे पे आपको लेके चलूंगा, क्योंकि जितने कथावाचक आजकल देश में हैं वे आजकल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर बात करने से पहले एक बार पुनः जो भीम आर्मी से जुड़े हैं, जो ओबीसी नेता हैं दामोदर यादव जी, जिन्होंने कल शायद आपसे बात करते हुए जो वीडियो दिया है, जो आपने मुझे भेजा है, मैं पुनः अपने तमाम दर्शकों को वो वीडियो दिखवाता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे कथावाचक इस देश को तोड़ने की मुहिम में लगे हैं। कितना सच है कितना वो है मैं बात करूँगा। पहले एक बार पुनः मैं ये वीडियो सुनवा दूँ, फिर मैं आपसे इसी वीडियो के बारे में बात करूँगा। एक बार ये दामोदर यादव जी की जरा बात सुन लीजिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप ही बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि संविधान में सभी वर्गों को बराबर का दर्जा दिया है, फिर कैसे कोई कथावाचक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकता है। देव भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि ये जो ग्वालियर चंबल संभाग और दिल्ली से यात्रा निकलने का कोई अर्थ नहीं है, इससे ग्वालियर से तूल क्यों दिया जा रहा है? दिल्ली में विरोध नहीं हुआ, यूपी में विरोध नहीं, मध्य प्रदेश के और किसी क्षेत्र में विरोध नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा मथुरा तक, दिल्ली से मथुरा, उसके विरोध की चिंगारी भी ग्वालियर से क्यों उठ रही है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि लोगों को लगने लगा है, खासतौर पे जो वर्ग उनका विरोध करता है, जो बौद्ध धर्मावलंबी है या जो लोग सेकुलरिज्म में भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। मतलब वो जानते हैं बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, संघ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके जो भाषण होते हैं, जैसा कि दामोदर यादव ने भी कहा, उनके जो बातचीत का तरीका होता है, जो प्रवचन के अलावा करते हैं। दरअसल इन लोगों का झगड़ा इस बात से है कि वो प्रवचन देने के अलावा और कथा बांटने के अलावा जो कुछ बोलते हैं, वो दूसरे धर्मों पर हमला होता है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है, चाहे दामोदर यादव हो या उनके समर्थक हो या बाकी जो दलित वर्ग के लोग हैं। तो वो जो है उनको ये मान के चलते हैं कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं या उनके एजेंडे के उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ उसका आंदोलन शुरू हुआ। उन लोगों का ये भी कहना है कि जो अगले चुनाव में होंगे हिडन रूप से, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत और कथावाचक लोग अपने चुनाव के हिसाब से प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन वो सारे कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के उस पर होते थे, मंच से होते थे, या फिर वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे, साध्वी ऋतंबरा का हो या और दूसरे लोगों का हो, और वो माहौल बनाने का काम करते थे, हिंदुत्व का माहौल बनाने का काम करते थे। राजनीतिक दल से उनका कोई ज्यादा सरोकार था भी नहीं, लेकिन चूंकि वो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो, जैसा कि संघ भी पहले कहता था कि जो लोग हिंदू हित की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसका समर्थन करेंगे।
लेकिन ये जो है ना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, इन लोगों का मानना ये है कि ये तो राष्ट्रद्रोह है। और बात क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है, जब आप संविधान के खिलाफ बात करते हो तो संविधान तो ये कहता है कि सेक्युलर समाज रहेगा, सभी धर्मों का को समान रूप से जो है अपना फलने फूलने का अवसर मिलेगा, सारे लोग अपनी पूजा याचना आसानी से कर सकेंगे। तो चूंकि जब उस उनके यात्रा का एजेंडा ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, ठीक है ना। जैसे कि सिखों ने जब खालिस्तान राष्ट्र की स्थापना के लिए बात की तो उनको हमने दूसरी दृष्टि से देखा, और बल्कि उन्हें राष्ट्रद्रोही भी हमने घोषित कर रखा है। तो इनका कहना यही है कि जब सिखों को बोलने पर राष्ट्रद्रोह लगता है तो हिंदू राष्ट्र पर बोलने के लिए क्यों नहीं लगता। तो इनका उद्देश्य यही है कि हिंदू लोगों का पॉलराइजेशन हो और वो जो है संगठित हो अपने धर्म के प्रति, और अपने धर्म के प्रति संगठित हो तो अपनी जो उनके धर्म की रक्षा करने के लिए पार्टी तत्पर रहती है उसके लिए काम करें। और अब देखिए, आपने जैसा कहा, अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाए, तो ये बात वर्षों से साधु संत उठाते चले आ रहे हैं, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन अगर हम बीजेपी या आरएसएस के एजेंडे पर बात करें तो उन्होंने अभी मोहन भागवत ने खुद कहा या दूसरे और लोगों ने भी कहा कि नहीं, अब हर जगह मंदिर बनाने की बात हम नहीं करेंगे या पुराने मंदिरों में खोद के हम मूर्तियां नहीं निकालेंगे, ये ठीक बात नहीं है। राम मंदिर हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए हम बात कर रहे थे। और अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वहां मंदिर बनाया जाना चाहिए, वो बनाया जाना चाहिए। तो इससे तो ये लगता है कि वो और आरएसएस के बीच में कोई सामंजस्य है नहीं। लेकिन चूंकि वो जो इनका जो पदयात्रा है वो कहां से शुरू होना है, यहां से मथुरा दिल्ली तक जाना है, तो इन लोगों का आरोप ये है कि ये जो है ना अगला जो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसके एजेंडे का एक हिस्सा है, और वहां से लेकर इतनी लोकसभा सीटें प्रभावित करना है, इतनी विधानसभा सीटें प्रभावित करना है, और जो हिंदू वोट है उनको पोलराइज करने के लिए काम करना है। ऐसा आरोप ये जो दलित संगठन है या जो दामोदर यादव है या भीमसेना है वो लगा रही है। अब इसमें सत्यता कितनी है, क्या दोनों के मन की बात है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई हिंदू धर्म का प्रचारक है तो निश्चित तौर पर वो हिंदू धर्म का ही प्रचार करेगा, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। अगर कोई बौद्ध धर्म का धर्म प्रचारक है या जैन धर्म का धर्म प्रचारक है तो निश्चित तौर पर वो अपने धर्म की बात कहेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना आता है कि इनका वो उसमें उसकी धर्म ध्वजा फहराने की बात नहीं करता, केवल कि पूरे देश पे उनकी फहरा जाए। वो अपने धर्म के लोगों को जागृत करते हैं, अपने धर्म के प्रति उनका निष्ठा प्रकट करने के लिए बोलते हैं और उन्हें उसके प्रति और कटिबद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। जी रघु देव भाई, एक आखिरी सवाल, इसको अपन समापन करने के लिए, इस बहुत ही गंभीर चर्चा आपने की है और बहुत सारी तथ्यों को आज आपने खोला है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे माहौल को समतापूर्ण बनाने के लिए, एक आपसी सामंजस्य के लिए, क्या दोनों वर्गों के प्रमुख लोगों को आगे आके दोनों वर्गों की मीटिंगें शुरू नहीं करना चाहिए? वहाँ पर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सब आपस में बैठे संवाद करें, एक दूसरे से मिलें, तो हो सकता है जिनके ये जो छुपे हुए एजेंडे हैं वो असफल हो जाएं। आप क्या कहेंगे संक्षेप में, अंतिम सवाल? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयास करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, मुझे लगता है, और संघ को करना चाहिए, क्योंकि संघ की जो अप्रोच है समाज के अंदर वो बहुत जबरदस्त है और वो जातिवाद और इसके खिलाफ रहता है हमेशा से। हमारे तमाम सारे दोस्त हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, बराबरी के स्थान में रहते हैं, तो उनके मन में भी ये बात आ रही होगी जो जिस तरह का वातावरण बन रहा है, तो उन्हें पहले उनके मन की बात दूर करने के लिए इस दिशा में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस समय इसलिए भी सोचना चाहिए कि वो एक बार इसका खामियाजा भुगत भी चुकी है और आगे ये आग न पहुंचे। मैंने कहा ना कि वो बहुत छोटा सा मैटर था, क्योंकि ये डायरेक्ट अंबेडकर के खिलाफ आंदोलन है, ये किसी आरक्षण के खिलाफ, संविधान में दिए गए किसी क्लॉज के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये डायरेक्ट अब अंबेडकर पर हमला होने लगा है। तो ये दलित वर्ग को इस मामले में
करना पड़ रहा है, और दलित वर्ग को जो सामाजिक समरसता के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, वो कहीं इनको एकजुट न कर दे। और अगर एकजुट करेगा तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा खराब बात है कि राजनीतिक रूप से भुगतना पड़े कोई बात नहीं, सामाजिक रूप से समाज में विघटन होगा। और जिस उम्मीद के साथ संघ अपना 100वां साल मना रहा है और चाहता है कि पूरा देश का जो हिंदू समाज है या सनातन धर्म का समाज है वो संगठित हो, तो ये उस मामले को में अवरोध पैदा करने का एक तरीका है, और इस पर जल्दी से उनको नियंत्रण करना चाहिए। जहां तक समाज के बाकी लोगों का प्रयास है, तो वो अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मामले में आगे आना किसी न किसी के पक्ष में हो जाता है। बीजेपी के कई नेता खुल के समर्थन में आए, अनूप मिश्रा जी उसमें एक शामिल हैं जो लगातार उनके कार्यक्रमों में भी गए और इस तरह का बयान भी दे रहे हैं। तो उससे जो है ना, ये लोगों में संदेश जाता है कि बीजेपी जो है खुल के उनका समर्थन कर रही है। चलिए, तो बहुत बहुत हालांकि कर नहीं धन्यवाद रही। देव भाई, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत गंभीर विषय पे बात की है। आज हमने ग्वालियर चंबल संभाग की जो राजनीति है, ग्वालियर चंबल संभाग में सवर्ण वर्सेस जो दलित हो गया है, और जिस तरह की अप्रिय स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उस पर गहनता से बात की है। और देव सिनेवाली जी वरिष्ठ पत्रकार का साफ साफ कहना है कि इस पूरे माहौल से यदि किसी का नुकसान होगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वे इस माहौल को जितनी जल्दी हो शांत करने की कोशिश करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।